जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का इंडिया ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। कैसे जो है ग्रीन एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, और कैसे ये ग्रीन एनर्जी भारत को एक वर्ल्ड पावर की तरफ ले जा सकता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और इसको लेकर इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इसको लेकर स्टेप्स लिए हैं, और क्या इसको लेकर वे फॉरवर्ड है, ये आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले आता है ग्रीन एनर्जी क्या है। देखिए, ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है एक ऐसे मेथड से या ऐसे सोर्स से जिससे इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये ग्रीन एनर्जी कहलाती है। अगर हम ग्रीन एनर्जी की टाइप्स को देखें तो जनरली हमारे दिमाग में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आता है। इसके अलावा अगर हम देखें टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसके अलावा बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ जो है ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, जो दुनिया में या कह लीजिए इन्वायरमेंट में, प्रकृति में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड अवेलेबल हैं, और किस तरीके से इसका इन्वायरमेंट पे नुकसान नहीं है, कोई कार्बन एमिशंस नहीं है, या कह लीजिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ग्रीन एनर्जी कहलाता है। ओके, अब आता है बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैं थोड़ा सा समय लूंगा, और खासकर एस्से राइटिंग में कैसे सोचना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर हमारे लिए पेस्टल टेक्निक की हम यहां पर बात करेंगे। देखो, अब जनरली क्या होता है कि ग्रीन एनर्जी के बारे में जब आप लिखेंगे तो दिमाग में क्या आता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगी, क्लाइमेट फ्रेंडली है, ठीक है, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अगर आप इतना ही लिख के आते हैं इसके एडवांटेजेस में, बेनिफिट्स में, तो नंबर मिलेंगे, बट बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को या इस आंसर को आप डेप्थ कैसे दे सकते हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है पॉलिटिकल। तो इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट भी है। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल बेनिफिट आप सिर्फ देश की पॉलिटिक्स को लेकर मत चलिए। पॉलिटिक्स जब मैं बात करता हूं तो जियो पॉलिटिक्स भी आती है, ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी आती है। अब आपको यह समझना है कि इंडिया जो है एक एनर्जी डिपेंडेंट देश है, दुनिया पर हम डिपेंडेंट है। हम 85% अपना क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल जो है वो दुनिया से आयात करते हैं। लगभग हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए है, इंडियन रुपीस में अगर हम देखें। अब इसमें अगर आप देखें तो अगर इतना ज्यादा पैसा हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रहा है और हम दुनिया पर डिपेंडेंट है एनर्जी को लेकर, तो कहीं ना कहीं भारत की जो बार्गेनिंग पावर है एज अ कंट्री वो कमजोर होती है, वो कम होती है। अब मान के चलिए कि ये सारी एनर्जी जो है हम, या इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है हम इंडिया में ही जनरेट करने में कामयाब होते हैं, और ये सारा पैसा जो विदेश में जा रहा है वो भारत में ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। ग्लोबल लेवल पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया की साख इंप्रूव होगी। जैसे मैंने आपको कहा, वर्ल्ड पावर की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा, वो पैसा जो भारत में रहेगा उससे क्या होगा, उससे आपका इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। देखिए, सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन में, उसकी इंस्टॉलेशन में, उसकी मेंटेनेंस में, उसके डिज़ाइन में, ठीक है, उसके कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उस सारे कामों में आपके बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। और सीधा सीधा आप कह सकते हैं जो एनर्जी की कॉस्ट है, ठीक है, जो एनर्जी की कॉस्ट है वो भी कम होगी। ठीक है, एनर्जी की कॉस्ट भी जो है वो आपकी यहां पर क्या होगी, एनर्जी की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इसके लिए आप दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स को आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा आपकी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि इंडिया में ही जो है, इंडिया के लिए एनर्जी नीड्स को हम पूरा कर रहे होंगे।
हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी बन सकते हैं। दुनिया को जो है सोलर पैनल्स जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे आपका इन्फ्लेशन कम होगा, उससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर की तरफ बढ़ सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे डिजाइनर्स हैं, उनको बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, हम एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस के रूप में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल, डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम होंगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एयर पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, ये सारे इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। जब आप इतने सारे बेनिफिट्स लिखोगे तो आपके आंसर में एक अलग तरीके की जान आएगी। ठीक है, आप सिर्फ उसको सुपरफिशियली नहीं देख रहे हो, एनर्जी को सिर्फ इस एस्पेक्ट से नहीं देख रहे हो, ग्रीन एनर्जी को कि इससे ठीक है, इससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। इससे हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया की कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी, और इसके जो है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर में आपके एक अलग तरीके की डेप्थ आएगी। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, एयर क्वालिटी, जॉब्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। जियोपॉलिटिकल बेनिफिट, एडवांटेजेस हमने डिस्कस किया। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो, बायोफ्यूल्स, जैसे बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि हम जो है बायोफ्यूल्स को बढ़ावा दें, इससे हमारे किसानों को जो है इनकम जनरेट होगी, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, ये बेनिफिट है। बट इसका नुकसान क्या है? जो ज़मीन हमारे पास लिमिटेड है, तो जो ज़मीन हम फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमारी फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। अच्छा, और इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर द लाइक लैंड। ठीक है, तो हमारे लैंड कंजर्वेशन के लिए वो ठीक नहीं है, तो यहां पर आपका सीधा सीधा पेस्टिसाइड्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ये उसके कुछ सर्टन डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सोलर पैनल्स हैं, जैसे मान लीजिए उसकी लगभग 25 साल की लाइफ रहती है, 25 ईयर्स की, तो उसके बाद उसको जो है डिस्पोज ऑफ करना, जो हमारे लिथियम आयन बैटरीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करना, तो ये जो ई वेस्ट जनरेट होगा उसको डिस्पोज ऑफ करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये एक बहुत बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है इसको लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं सोचा गया है, या उतनी हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है। ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब भारत ने COP26 में पंचामृत की बात की थी। भारत के प्रधानमंत्री ने 5 गोल रखे थे देश के लिए, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट था 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस हम अचीव करेंगे। देखिए, जैसे यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम 2050 तक करेंगे, चाइना ने कहा 2060 तक करेंगे, भारत ने ये टारगेट अपने आप के लिए 2070 का रखा है। इसके अलावा हमने ये कहा कि 50% जो हमारी एनर्जी होगी 2030 तक वो ग्रीन एनर्जी होगी, नॉन जो है फॉसिल एनर्जी होगी, और जो कि होगी 500 गीगावाट। ठीक है, 5 लाख मेगावाट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 से ही पहले हम इसको अचीव कर लेंगे, 5 लाख जो है मेगावाट को। उसके अलावा 1 बिलियन कार्बन एमिशंस कम होंगी 2030 तक इन कंपैरिजन टू लाइक 2005 लेवल्स, और कार्बन इंटेंसिटी 45% कम होगी। ठीक है, इसमें ये जो कह लीजिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो 5 ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखने हैं। तो ये हो गए हमारे ग्रीन एमिशंस को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हमारे टारगेट जो भारत ने खुद के लिए सेट किए हैं। ठीक है, अब आती है भारत की पावर कैपेसिटी की। अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप पावर कैपेसिटी को देखोगे तो 2021 में अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी का 53% जो है वो क्या है, कोल से आता है, कोयले से आता है। ठीक है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है। इसीलिए इंडिया ने कहीं ना कहीं इस अटेम्प्ट को नहीं होने दिया पास। ये अटेम्प्ट किया कि भाई
कोल एनर्जी को हम एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, वी नीड सम टाइम। तो यहां पर 2030 तक ये कम होकर 33% रह जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखेंगे सोलर एनर्जी जो कि 13% है, ये बढ़कर 34% हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी सोलर एनर्जी से आएगी 2030 तक, ठीक है, मात्र 6 साल बाद तक, ठीक है। उसके बाद 17% एनर्जी होगी विंड एनर्जी से। अब दोनों को मिला ले तो 51% जो है वो सोलर और विंड से होगी सिर्फ, ठीक है। तो ये एक मतलब ट्रांजिशन शो कर रहा है कि किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। ये एस्टीमेट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सोलर और विंड जो है 51% होगा, और टोटल हमारी एनर्जी की जो नीड होगी वो लगभग 8 लाख जो है, या 820 गीगावाट या 8,20,000 मेगावाट के लगभग होगी, जो कि 2021 में 393 गीगावाट थी। तो आप मान के चलिए कि लगभग डबल से ज्यादा हमारी एनर्जी जो है नीड्स बढ़ने वाली हैं, ठीक है, और उसमें भी सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब अगर कुछ और डाटास को देखें, 5th ग्लोबल रैंकिंग है सोलर, ग्लोबल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 75% रिड्यूस्ड सोलर पावर टैरिफ। लगातार एक जमाना था 2007 या 8 की बात करें तो सोलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उसकी जो कॉस्ट आती थी वो 15 रुपए यूनिट आती थी, जो आज के समय पर लगभग 2.5 रुपए है, 2 रुपए 50 पैसे। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट इज द आइडिया। अब जस्ट थिंक ऑफ 15 रुपीज पर यूनिट से 2.5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, दैट इज द डिक्रीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है लाइक रूफटॉप सोलर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो अभी अनाउंस की गई, जिसमें कहा गया कि जो है घरों में आपके सोलर रूफटॉप पे आपको सब्सिडी दी जाएगी 2 किलोवाट तक 30,000 रुपए पर किलोवाट, मतलब 2 किलोवाट तक 60,000 सब्सिडी, 30 अगर आप 3 किलोवाट लगाते हैं तो 78,000 रुपीज की सब्सिडी, ठीक है, मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 मिलेगी। अब ये कारण क्या है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है सोलर एनर्जी में, एक बड़ा चैलेंज क्या है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। पर किलोवाट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो 70,000 से 1,20,000 है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज आ जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग, मान लीजिए आपके घर में आपने छत पे लगाया 5 किलोवाट आपको चाहिए आपके घर की नीड के अकॉर्डिंग, तो आपको मोटा मोटा जो है इस पे 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे मिनिमम, मतलब 3.5 लाख मिनिमम है, दैट कैन गो अप टू 4 लैक्स ऑल्सो। तो ये जो अमाउंट जो है इनिशियल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो यहीं पर सरकार जो है कहीं ना कहीं इसको सब्सिडाइज भी करने की कोशिश कर रही है। 17 गुना जो है कैपेसिटी सोलर एनर्जी की बढ़ी है पिछले लगभग 7-8 सालों में। अब और क्या इसको लेकर चैलेंजेस हैं, देखो, एक तरफ है कि अफोर्डेबिलिटी बनी रहे ग्रीन एनर्जी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो पावर डिस्कॉम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट भी बना रहे, तो इसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एनर्जी एक्सेस। दूसरा एक चैलेंज है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कि इस रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए जो हमारे मेन एनर्जी सोर्सेज हैं ग्रिड में, ठीक है, ग्रिड में। और तीसरा आता है कैसे हम एम्बिशियस अपने सोशल और क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं इससे, ठीक है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर से। ये अपने आप में कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के ग्रीन एनर्जी सेक्टर के, ठीक है। इसके अलावा अगले 12 सालों में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट 2.5 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होगी वो 25,000 से 35,000 मेगावाट की होगी। 40 करोड़ लोगों को अभी तक बिजली नहीं मिली है, या कह लीजिए 24 घंटे बिजली नहीं मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी इंडिया के सामने, एनर्जी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो सीधा सीधा इसका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मिंग द पावर सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो पिछले कुछ सालों में हुई हैं, 1,75,000 मेगावाट 9 सालों में जो है सोलर ग्रीन एनर्जी इंस्टॉल की गई है, ये सबसे ज़्यादा है। 2,86,00,000 घरों में जो है सौभाग्य से इलेक्ट्रिसिटी, जो रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन की गई है। इसके अलावा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत। एलईडी बल्ब्स के प्राइसेस किसी समय पर, आज से 6-7 साल 8 साल पहले 500-600 रुपये का एलईडी बल्ब आता था, आज जो है आप जाएंगे बहुत कम में, 40-50-60 रुपये में, डिपेंडिंग अपॉन कितने वॉट का है। तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा 90% तक जो है कम हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मैंने बात की, इंडिया ने
43% ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है जो हमने अचीव किया है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स है। अगर हम टोटल जनवरी 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 में ग्रीन एनर्जी में 55%, ग्रीन एनर्जी का 55% सोलर एनर्जी से है, ठीक है, और विंड एनर्जी का 33% है। तो आप मान के चलिए लगभग 88%, 90% के लगभग तो ये सोलर और ग्रीन एनर्जी है। उसके बाद आपका आता है बायोमास एनर्जी, ठीक है, उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू पावर, ये इसका लाइक अराउंड 10% है। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ को लेकर हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। जो भी ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत। पीएम प्रणाम स्कीम में क्या है, इंसेंटिवाइज करना कि अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जाए। बेसिकली मदर अर्थ को उस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए जैसे आप खुद अपनी मदर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोवर्धन, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ। देन आपका मिष्टी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसमें मैनग्रोव कंजर्वेशन को लेकर बात की गई है। अमृत धरोहर प्रोग्राम, जिसमें वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर, जैसे हमारे वेटलैंड साइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसको लेकर भी बजट में बात की गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक और गवर्नमेंट स्कीम है। सीधा सोलर एनर्जी को घरों के लेवल पे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये इसका एक कह लीजिए नमूना है। इसके अलावा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान, पीएम कुसुम योजना, बेसिकली जो सोलर पंप्स थे, ठीक है, मतलब खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स हो, ठीक है, सोलर पंप्स हो, तो सीधा ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कार्बन एमिशन का सोर्स है। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये भारत ने शुरू किया फ्रांस के साथ मिलकर, ठीक है। वो कंट्रीज जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में आती हैं, तो अब हमने बाकी कंट्रीज को भी अलाउ कर दिया है, बट ये कंट्रीज वो हैं जो ट्रॉपिक्स में आती हैं जिनके पास सरप्लस एनर्जी है, सरप्लस सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, कैसे उसको टैप किया जा सकता है टू क्रिएट एनर्जी। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, गुरुग्राम में। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत में जो लिए गए हैं। अब आता है इसका कंक्लूजन। डेफिनेटली ये नीड ऑफ द आवर है, इट इज़ नॉट कि भाई हम शौकिया इसको कर रहे हैं। डेफिनेटली मैंने आपको इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी बताए, बट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वो एक इमीडिएट चीज़ है जिसको आप डिले नहीं कर सकते हैं, और ये हमसे ही शुरू होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कंक्लूजन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, क्या छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं कि हम जो है ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करें। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं, आप अपने घर में सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं, और इनिशिएटिव्स हैं, आप जो है वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, विंड एनर्जी प्लांट्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिविजुअल लेवल पर हम कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए, और एक अपने आप में सेक्टर है जिससे बहुत सारी नौकरियां प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा ये एनालिसिस, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और क्या पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।